Yes. यहाँ देखो, लेसी का जो सिल्ट का सिद्धांत है, ठीक है, इसके पहले हमने जो थ्योरी पढ़ा वो था तुम्हारा कैनेडिस थ्योरी, ठीक है। तो कैनाल की डिजाइन की, जब भी तुम कोई कैनाल डिजाइन करते हो, उसका विकल्पन की परिकल्पना करते हो तुम, तो उसकी डिजाइन की दो थ्योरी तुमको जो है हमेशा सुनने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक तुम्हारा कैनेडिस डिजाइन है, दूसरा है लेसी का डिजाइन, ठीक है। तो कैनेडिक डिजाइन कल हमने डिस्कस किया कि कैनेडिक डिजाइन में किस तरह से जो है वैल्यू हम लेंगे, किस तरह से हम उसको डिजाइन करेंगे, कहाँ से हम बी निकालेंगे, किस तरह से डी निकालेंगे, क्या क्रॉस सेक्शन लेंगे, क्या साइड शूट लेंगे और क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है। अगर एक जनरल वे में अगर हम देखने का प्रयास करें, इसको दोनों की तुलना करें, तो अगर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि लेसी का सिल्ट सिद्धांत, अगर ये बात अगर आती है तो उसके पहले हमें कैनेडिक सिद्धांत को जान लेना चाहिए कि क्या उसका सिद्धांत जो है किस आधार पर काम कर रहा था, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ उसको अपग्रेड करके क्या हुआ, लेसी ने जो उसमें कुछ सुधार करके अपना एक सिद्धांत दिया, जिसको कहते हैं लेसी सिल्ट थ्योरी, ठीक है। ये कैनाल की डिजाइन थी, एक दूसरी परिकल्पना है जिसको जो लेसी के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कैनेडी के सिद्धांत में क्या ऐसी कमियां थी जिसको लेसी ने सुधार किया, है ना। तो अब इसमें जो है हम देख पा रहे हैं, दो फिगर हमारे सामने यहाँ पे उपलब्ध है। एक तुम्हारा कैनेडी के अनुसार एक फिगर दिखा रहा है, और दूसरा फिगर जो है आपका लेसी के अनुसार दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने कल बताया था कि जो आपका कैनाल होता है, उस कैनाल में जो है सिल्ट घुले होते हैं, ठीक है। जो सिल्ट के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते हैं, अंडर ग्रेविटी फ्लो करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है किस चीज पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जब भी आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्रांतिक वेग के बराबर होगी तो कोई सिल्टिंग और कोई स्कोरिंग नहीं होगी, यानी कि किसी भी प्रकार का उसके उस कैनाल में किसी भी प्रकार की सिल्टिंग, मतलब क्या कि कोई सैंड पार्टिकल या तुम्हारा सिल्ट की पार्टिकल कहीं पर इकट्ठा नहीं होगी, जमेंगे नहीं, कहीं सेटल डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो वो अवस्था कहलाती है सिल्टिंग। और स्कोरिंग क्या होती है कि जैसे आपका ये साइड के जो कटान है, ठीक है, ये साइड वाला पोर्शन कहीं कटने लगा ज्यादा वेलोसिटी होने से, ठीक है, तो ये पोर्शन कभी कभी जो है तली में कटान हो जाता है या साइड में कटान हो जाता है। तो ये जो है दो अवस्थाएं आ सकती हैं वेलोसिटी या फ्लो के चेंज होने से। तो हम जनरली जब हम डिजाइन कर रहे थे तो उसमें जो है आपका जो कैनेडी थे उन्होंने बताया कि जो वेलोसिटी या फ्लो है वो हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी पे रखने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है किसी प्रकार का जो है सिल्टिंग और स्कोरिंग की अवस्था उस पूरे कैनाल में न बने, ठीक है। उन्होंने इस आधार पर जो है जो अपना अनुभव था उस अनुभव के आधार पर कुछ फार्मूले दिए, और फार्मूले के आधार पर क्या किया, उन्होंने कहा कि इस तरह से हम जो है डिजाइन करेंगे, प्रोसीजर उन्होंने बताया, और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्या किया, एक न्यूमेरिकल। तो उन्होंने एक थ्योरी में अपने जो है एक बेसिक चीज बताई कि जो सिल्ट है, जो सिल्ट पानी में घुले हुए हैं, किसी नहर में जो प्रवाहित हो रहे हैं, वो क्यों सस्पेंडेड अवस्था में है। इस बात को उन्होंने बताया कि जो भंवरे उत्पन्न होती हैं मात्र, अकॉर्डिंग टू कैनेडी, जो वर्टिकल करंट उत्पन्न होता है, जो भंवरे उत्पन्न होती है मात्र उसके आधार से उत्पन्न होती है। जैसा कि यहाँ फिगर में देखो, यहाँ पे एरो दिखाया गया है अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो भंवरे उत्पन्न होती हैं वो फ्रिक्शन की वजह से उत्पन्न होती है। तली में जो फ्रिक्शन होता है पानी के प्रवाहित होने से, उसकी तली से जो रगड़ होता है, उस रगड़ की वजह से क्या होता है कि आपका भंवर उत्पन्न। उन्होंने बताया कि तली और साइड दोनों से होता है, लेकिन जो साइड में से उत्पन्न होता है उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, क्षैतिज होता है। इसकी वजह से जो है यहाँ पर ज्यादा प्रभाव इसका नहीं होता है, मेनली जो है बेड की वजह से भी होता है। जो भंवरें उत्पन्न होती है बेड से, इन भंवरों की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से भंवरें उत्पन्न होंगी, और भंवरों के उत्पन्न से क्या होता है, जो आपके सिल्ट पानी में घुले हुए हैं वो सस्पेंडेड अवस्था में। ये कैनेडी की परिकल्पना थी, ठीक है। और जब लेसी ने अपनी थ्योरी दी, तो लेसी ने इस पर जो अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि जो भंवरें उत्पन्न हो रही हैं वो केवल तली से उत्पन्न नहीं हुई, ठीक है। जो ये फ्रिक्शन हो रहा है भाई, फ्रिक्शन तो तली और साइड दोनों से हो रहा है। तो कैनेडी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मात्र जो है बेड से ही जो है भंवरें उत्पन्न हो रही है, ठीक है। लेकिन जब लेसी ने अपनी थ्योरी दी, तो उस लेसी ने इस बात को स्पष्ट किया कि केवल बेड से ही नहीं, इसके साइड से भी जो फ्रिक्शन होता है और उनसे जो करंट उत्पन्न होता है, ठीक है, उन करंट की वजह से भी जो है सिल्ट आपकी जो है सस्पेंडेड अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस जो है आपको हमेशा जो याद रखना चाहिए कि कैनेडी और लेसी के सिल्ट थ्योरी में क्या डिफरेंस था। तो
कैनेडी ने अपने सिल्ट थ्योरी में कहा कि जो सिल्ट सस्पेंडेड अवस्था में है वो मात्र तली से उत्पन्न होने वाले भंवरों की वजह से, ठीक है। और लेसी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल तली ही नहीं है बल्कि साइड से भी जो आपका फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से जो भंवरें उत्पन्न हो रही हैं, उन भंवरों की वजह से भी क्या हो रहा है, सिल्ट जो है कहीं ना कहीं सस्पेंडेड अवस्था में है। तो ये पहला कंडीशन उन्होंने बताया इस चीज के आधार पर। इसके अलावा अगला पॉइंट आपका जो यहाँ पे दिया गया है, इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। किनारों से उत्पन्न, जो उन्होंने बताया कि मैंने अभी बताया साइड से, ठीक है, तो किनारों से उत्पन्न भंवरों का बल ऊर्ध्वाधर घटक सिल्ट को निलंबित रखने में सहायक है। यानी कि साइड से भी जो तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन की वजह से जो भंवरें उत्पन्न हो रही है उनकी वजह से सिल्ट क्या हो रहा है, निलंबित अवस्था में रहा है, सस्पेंडेड अवस्था में रहा है, सेटल डाउन नहीं हो पा रहा है। अगला, पानी की गति गहराई पर निर्भर न करके द्रवी माध्य गहराई पर निर्भर करता है, ठीक है। जो कैनेडी ने अपना फार्मूला दिया था पॉइंट v इक्वल टू 0.55 m into d के पावर 0.64, उन्होंने ये उसमें दिखाया, जो उनका वेलोसिटी का फार्मूला था, ये प्रदर्शित कर रहा था कि जो वेलोसिटी वो किसके अनुरूप है, किसके अनुक्रमानुपाती है, वो डेप्थ के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। लेकिन जो लेसी थे, लेसू ने ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गहराई के आधार पर नहीं है, जबकि ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे जो है निर्भर करता है, ठीक है। जो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो डिपेंड करता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पर, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कर रहा है, लेसी के अनुसार जिन नहरों पर कैनेडी ने अनुसंधान किए वह केवल रिजिम, प्रारंभिक रिजिम में थी, अस्थायी रिजिम में नहीं थी, ठीक है। लेसी ने बताया कि कैनेडी ने जहां पर अपना रिसर्च किया और रिसर्च के जो फार्मूले उन्होंने दिए कि वहां की जो नहरें थी वो मेनली किस अवस्था में थी, वो प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है। जो लेसी ने ये बताया कि कैनेडी द्वारा जो फार्मूले दिए गए हैं वो जो फार्मूले रिसर्च के बेस पे दिए गए हैं, वो रिसर्च उन कैनाल पे किए गए थे जहां पर कैनाल अपनी प्रारंभिक रिजिम अवस्था में थी, ठीक है, अस्थायी रिजिम की अवस्था में नहीं थी। जबकि अस्थायी रिजिम के लिए कंडीशन क्या होता है कि आपका जो है किसी प्रकार के सिल्टिंग और स्टोरिंग ना हो, ठीक है, और जो उसके साइड है, साइड स्लोप और अनुलंब ढाल दोनों क्या हो, अपने अस्थायी अवस्था को प्राप्त कर चुके हो, वो क्या होता है, फाइनल रिजिम, ठीक है। इसीलिए जो लेसी थे, लेसी ने जो अपना थ्योरी दिया वो दोनों अवस्थाओं के लिए उन्हें जो है अपना वो थ्योरी दिया, वो प्रारंभिक और अंतिम रिजिम दोनों कंडीशन पर जो है इन फार्मूलों को जो है अपना फार्मूला जो है जनरेट किया, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 की बात करें हम, तो पॉइंट नंबर 5 क्या कर रहा है कि जो मटेरियल, जो आपके मटेरियल नहरखंड के मटेरियल के कणों के औसत माप की मुख्य भूमिका रहती है। इसे देखकर लेसी ने सिल्ट फैक्टर स्मॉल एफ, अभी आपको आगे जो है न्यूमेरिकल में मिलेगा, सिल्ट फैक्टर पर अधिक बल दिया, जबकि कैनेडी ने सिल्ट फैक्टर को अपने पूरे डिजाइन में कहीं कंसीडर नहीं किया। उन्होंने जो है सिल्ट फैक्टर, सिल्ट गुलान पर कोई जो है बल नहीं दिया, और लेसी ने क्या किया, अपने डिजाइन में सिल्ट फैक्टर, जो सिल्ट जो है, सिल्ट की मात्रा है, सिल्ट का ग्रेड है, उस पर भी इन्होंने जो है विशेष ध्यान दिया, ठीक है। अब इसके अलावा निश्चित मिश्रण तथा सिल्ट ग्रेड के लिए केवल एक ही रिजिम खंड तथा एक ही ढाल हो सकती है। उन्होंने बताया कि किसी निश्चित मिश्रण और निश्चित सिल्ट के ग्रेड के लिए जो रिजिम का खंड होगा उसकी एक ही ढाल होगी, ठीक है। जो रिजिम खंड है वो भी एक होगी, और उस खंड के लिए क्या होगा, जो ढाल होगी वो भी क्या होगी, एक ही होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सिल्ट की जो मोटाई है, सिल्ट के महीनपन के आधार पे जो नहर की गहराई वो क्या होती है, वो वेरिएट करती है, ठीक है। अगर सिल्ट का ग्रेड, अगर मोटे सिल्ट का है, ठीक है, अगर सिल्ट जो है मोटी है, ठीक है, तो इसके लिए चैनल खंड क्या होगा, वो चौड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो चैनल का खंड है मोटी सिल्ट के लिए, ये वाला है, ठीक है। तो जब सिल्ट का जो है शुरू में मोटे कण वाला है, तो ये जो है नहर खंड की चौड़ाई ज्यादा होगी, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और जैसे जैसे सिल्ट का जो है महीन होता जाता है, उस महीनपन के अनुसार क्या होता है, गहराई जो है आपकी बढ़ने लगती है। ये जो है लेसी ने बताया अपने अनुभव के आधार पे, अपने शोध के आधार पर उन्होंने बताया कि सिल्ट जितना ही महीन होगा, चैनल खंड की गहराई उतना ही क्या होगी, ज्यादा होगी, और सिल्ट जितना ही मोटा होगा, चैनल खंड की चौड़ाई उतना ही ज्यादा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसके बाद
हम इसके डिजाइन की बात करते हैं। हम इसकी कमियां हम नहीं बताएंगे। कमियों को जानने के लिए हमें जो है अभी आगे एक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कैनेडी सिद्धांत और लेसी सिद्धांत। ठीक है, तो इसको जो है हम देखेंगे सीधे, क्योंकि आपको जो तुलनात्मक अध्ययन है, हम क्योंकि दो थ्योरी पढ़ रहे हैं, दोनों में जो है कुछ ड्रॉबैक है, उसी में जो है एडवांटेज है, तो इन दोनों को जो है हम कंसीडर करते हुए यहाँ पे चलते हैं। तो हम बात करते हैं कैनेडी और लेसी के सिद्धांतों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या क्या जो है तुलना हम किस तरह से करेंगे, किस आधार पर करेंगे, इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वो क्या कह रहा है कि नहर की तली, जो मैंने बताया अभी आपको यहाँ पे कि नहर की तली, कैनेडी ने जो बताया, सबसे पहला जो आपका कॉलम है वो कैनेडी सिद्धांत प्रोसेस कर रहा है, दूसरा कॉलम लेसिक सिद्धांत। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कैनेडी सिद्धांत को, फिर हम लेसिक सिद्धांत को। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो आपका कैनेडी ने बताया कि नहर की तली के, मैंने शुरू से ही बता रखा है आपको, कैनेडी ने केवल ये कहा कि तली से जो है खुरदरापन होता है, उस खुरदरापन की वजह से क्या होता है, भंवर उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से सिल्ट जो है निलंबित अवस्था में। लेसी ने क्या किया, इसको थोड़ा सा बढ़ाया इस मैटर को, उन्होंने एडवांस किया और वही अपने शोध में बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि केवल आधार से ही उत्पन्न होता है, जबकि ये साइडों से भी जो है भंवर उत्पन्न होती है। और इन दोनों के पर्टिकुलर एक्शन की वजह से क्या होता है, भंवरों के एक्शन की वजह से, प्रभाव की वजह से जो सिल्ट होते हैं पानी में घुले हुए, वो हमेशा सस्पेंडेड अवस्था में होंगे। अगर उनका प्रभाव नहीं हो तो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, भंवरों के, ये कैनेडी ने फिर बताया अगला पॉइंट कि भंवरों के ऊर्ध्वाधर घटक के कारण सिल्ट निलंबित अवस्था में होती है। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना, कैनेडी ने जो है जो बताया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैनेडी ने बताया कि तली से जो है, पहला जो पॉइंट आपका कह रहा है, कैनेडी ने बताया कि तली से जो है उत्पन्न हो रहा है आपका भंवर, जबकि लेसी ने बताया कि तली से नहीं, साइडों से भी उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद फिर कैनेडी ने कहा कि जो तली से उत्पन्न हो रहा है बल, उस बल के कारण क्या हो रहा है, जो आपका सिल्ट है वो निलंबित अवस्था में है। फिर लेसी ने बताया कि केवल तली से ही नहीं, साइड से भी जो उत्पन्न हो रहा है उनकी वजह से भी जो है सिल्ट निलंबित अवस्था में। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 का। जब ना, ये कैनेडी ने बताया फिर कि जब नहर खंड में सिल्टिंग और निघर्षण अथवा निघर्षण नहीं होता है तो नहर रिजिम में आ जाती है। ठीक है, कैनेडी ने बताया कि रिजिम अवस्था क्या होती है, जब नहर खंड में सिल्टिंग और निघर्षण नहीं होते। ठीक है, लेसी ने क्या बताया, लेसी ने बताया कि क्योंकि नहर खंड जो समांतर समलंबाकार होते हैं डिजाइन में, पहले से ही निर्धारित हो चुका होता है, अतः यह रिजिम में नहीं आ सकता है। ठीक है, वो नहर जो है अंतिम रिजिम में नहीं आ सकता है, यह केवल प्रारंभिक रिजिम ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये किसने बताया, लेसी ने। तो लेसी ने बताया कि जो नहर है वो हमेशा जो है प्रारंभिक रिजिम की अवस्था में रहता है और फाइनल रिजिम की अवस्था में नहीं हो सकता है। जबकि जो कैनेडी थे उन्होंने क्या मान के डिजाइन किया, उन्होंने जो है नहर को रिजिम अवस्था में ही मान के चलिए। ठीक है, फाइनल रिजिम को। ठीक है, जिसमें कोई ना सिल्टिंग हो ना निघर्षण हो। ठीक है, अगला पॉइंट, क्रांतिक वेग के सूत्र का संबंध पानी की गहराई से उन्होंने बताया। उन्होंने जो फार्मूला वेलोसिटी का दिया था, v = 0.55 m × d के पावर 0.64, उसमें सीधा ये पता चल रहा था कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, क्रांतिक वेग जो है आपका, वो d पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है d के। लेकिन जो लेसी थे उन्होंने क्या बताया कि जो औसत वेग है वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पर निर्भर करता है, न कि गहराई पर। ठीक है, अगला, नहर के विकल्पन के लिए कैनेडी ने कटर का फार्मूला यूज किया। उनके पास जो है खुद का कोई वेलोसिटी का फार्मूला नहीं था, जिसके द्वारा जो है वो नहर का वास्तविक वेलोसिटी निकाल पाए, एक्चुअली में कितना जो है वेलोसिटी है। उन्होंने इसके लिए दो फार्मूले यूज किए थे, मैनिंग का और कटर्स फार्मूला, जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, कटर्स जो है वेलोसिटी के लिए कटर्स का फार्मूला उन्होंने यूज किया, और चेजी और मैनिंग का फार्मूला यूज किया। जबकि लेसी ने जो है स्वयं का, लेसी ने अपने सूत्रों में कोई भी मान स्वेच्छा से नहीं लिया। जो आपके लेसी के द्वारा भी न्यूमेरिकल में ये चीज समझ में आएगी कि लेसी ने किस तरह से फार्मूले को जनरेट किया, उन्होंने वेलोसिटी का किस तरह से फार्मूला दिया। लेसी ने खुद का जो है वेलोसिटी का फार्मूला दिया। ठीक है, कैनेडी की तरह जो है उन्होंने मैनिंग और चेजी के फार्मूले नहीं यूज किए। ठीक है, इसमें कटर सी आप निकाल रहे थे बीच में। इसके अलावा कैनेडी ने, पॉइंट नंबर 6, कैनेडी ने क्रांतिक वेग अनुपात CBR का प्रयोग किया। ठीक है, और इसके अनुसार सिल्ट के भार तथा परिमाप के पर निर्भर करता है, सिल्ट के भार तथा परिमाप पर निर्भर करता है, परंतु इसकी गणना का कोई आधार प्रस्तुत नहीं है। कैनेडी ने अपने जो डिजाइन किया था उसमें जो है क्रांतिक वेग अनुपात स्मॉल m CBR का प्रयोग किया था। लेसी ने सिल्ट फैक्टर F का स्थापना किया। लेसी ने अपने डिजाइन में सिल्ट फैक्टर F का
सीधे जो है फार्मूला जनरेट किया और एफ का फार्मूला उन्होंने दिया एफ इक्वल टू 1.75 इंटू डी के पावर अंडर रूट डी mm में। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप इस फार्मूले का यूज करके सिल्ट फैक्टर एफ निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला एफ इक्वल टू 1.75 अंडर रूट डी mm। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 7, नहर के अनुलंब ढाल निर्धारित करने का कोई फार्मूला नहीं था। किसके पास? कैनेडी के पास। ठीक है, कैनेडी के पास जो अनुलंब ढाल निकालने का फार्मूला जो है, अनुलंब ढाल क्या होता है आपका, जैसे नहर 5 किलोमीटर की है तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जब हम एंड पॉइंट तक जाएंगे तो उस 5 किलोमीटर में पहले पॉइंट के अपेक्षा कितनी ढाल हुई है वो क्या कहलाती है, उसकी उस नहर की अनुलंब ढाल, लंबाई की अनुगत जो है ढाल होती है वो अनुलंब ढाल कहलाती है। तो उनके पास जो है, कैनेडी के पास स्वयं का जो है कोई फार्मूला जो है नहीं था जिसके द्वारा हम जो है किसी नहर का अनुलंब ढाल निकाल सके, जबकि लेसी के पास क्या था, इसका फार्मूला था, अनुलंब ढाल निकालने का फार्मूला था। ठीक है, अगला पॉइंट, कैनेडी के सिद्धांत पर नहर विकल्पन के लिए कोई हमें कई बार ट्रायल लेने पड़ रहे थे, हम बार बार जो है जंक्शन पे चल रहे थे। जंक्शन क्या था आपका, शुरू में आप डी ट्रायल डेप्थ ले रहे हैं 1.5 मीटर 1.8 मीटर। ठीक है, जबकि लेसी ने क्या किया, लेसी ने गीला रिजिम परिमाप पीडब्ल्यू वेटेड पेरीमीटर के लिए खुद का फार्मूला दिया। फार्मूला क्या था आपका, पीडब्ल्यू इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू। ठीक है, तो ये जो है आपका डिफरेंस है कैनेडी और लेसी का। तो लेसी ने अपने सिद्धांत के अनुसार नहर के विकल्पन के लिए कुछ फार्मूले दिए हैं। अब नहर के विकल्पन के लिए आपको जो है कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे मिश्रण आपको पहले दिया रहेगा सवाल में, क्यू का मान, सिल्ट फैक्टर दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो 1.75 करके हम क्या करेंगे, वो फार्मूला जो दिया गया था ऊपर उससे आप 1.75 इंटू अंडर रूट डी mm में उससे आप निकाल लेंगे, तो उसके लिए आपको डी दिया रहेगा सवाल। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है फार्मूला किस तरह से यूज करेंगे, क्या स्टेप अप्लाई करेंगे उसको देख लेते हैं। क्यू दिया रहेगा आपको, सिल्ट फैक्टर आप निकाल लेंगे, तो वहां से क्या निकालेंगे आप, वेलोसिटी या फ्लो निकाल लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले से v इक्वल टू q f स्क्वायर अपॉन 140 होल टू द पावर 1/6। ठीक है, यहाँ से v निकल जाएगा, जब v निकल जाएगा q पहले से आपको पता रहेगा तो आप एरिया निकाल लेंगे, जब एरिया निकल जाएगा तो pw आप फार्मूला यूज करेंगे 4.75 अंडर रूट q पहले से दिया रहेगा, यहाँ से वेटेड पेरीमीटर निकल जाएगा। r इक्वल टू होता है आपका 5/2 इंटू v स्क्वायर बाई f। v आप पहले से ही जान रहे हैं, f पहले से ही पता है, फार्मूले से आपने निकाला भी और f भी फार्मूले से आपने निकाल लिया, तो r निकल जाएगा। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, अनुलंब ढाल निकाल लेंगे, s इक्वल टू f की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 3340 q की पावर 1/6। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल हम लगे हाथ देख लेते हैं। यहाँ पर जो टर्म्स दिए गए हैं सब कुछ हम बता दे रहे हैं कि करके क्या क्या टर्म्स हैं। q आपका है नहर का मिश्रण, f क्या है सिल्ट फैक्टर है, r क्या है द्रव्य माध्य गहराई है, ठीक है मीटर में, v क्या है आपका पानी का वेग है मीटर पर सेकंड में, एरिया क्या है नहर खंड का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, pw क्या है वेटेड पेरीमीटर है मीटर में, और s क्या है अनुलंब ढाल है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लो। ठीक है, अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखते हैं सीधे, जो आपका बेसिक न्यूमेरिकल जो पूछता है लेसी सिद्धांत पे, कह रहा है कि एक सवाल है q इक्वल टू 20 मीटर दिया हुआ, एक नहर है जिसमें निस्सरण आपका 20 क्यूमेक है, सिल्ट फैक्टर दिया हुआ है f का मान सीधे 1.9, कह रहा है कि नहर को डिजाइन करिए, यानी कि b और d क्या होगा, पूछ रहा है आपसे कि b और d का मान क्या होगा। तो नहर अगर आपको बताया हुआ है कि कौन सा सेक्शन है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप क्या मानेंगे, आप मान लेंगे कि नहर का सेक्शन क्या है ट्रेपेजॉइडल है। ठीक है, तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, q का मान दिया और f का मान दिया है, तो हम स्टेप को फॉलो करते हैं। q और f दिया हुआ है क्या क्या निकालना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है आपका, v इक्वल टू qf स्क्वायर अपॉन 40, हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का फार्मूला qf स्क्वायर अपॉन 140 होल टू द पावर 1/6। तो यहाँ पर हम देखिए सीधे जो है v इक्वल टू हमने निकाला, q का मान दिया हुआ है 20, तो हमने जो है यहाँ पे 20 रख दिया, f स्क्वायर की जगह हमने जो रखा है, क्या रखा है यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है आपके 0.9। ठीक है, तो f का मान हमने रख दिया यहाँ पे 0.9। ठीक है, 0.9 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिवाइड बाय 140 होल टू द पावर 1/6। इसको सॉल्व किया तो वेलोसिटी जो आपकी आएगी 0.70 मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, अब जब वेलोसिटी निकल गई तो स्टेप नंबर 2 आपका क्या है, एरिया इक्वल टू QIV करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम एरिया निकाल लें, एरिया हम निकालेंगे Q हमें पहले से ही पता है, V हम जो है निकाल चुके हैं, तो Q आपका है 20 और V हमने निकाला जो यहाँ पर कितना था 0.70, तो 0.70 रख दिया, तो सॉल्व करने वैल्यू आई आपकी एरिया 28.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद और तीसरा स्टेप क्या है आपका, तीसरा स्टेप है
पी डब्ल्यू और आर, चौथा स्टेप। ठीक है, तीसरा और चौथा स्टेप में जो आपका दिया हुआ है सीधे वैल्यू रखना है, तो तीसरा चौथा स्टेप हम निकाल लेते हैं पी डब्ल्यू और आर। ठीक है, तो पी डब्ल्यू और आर का फॉर्मूला होता है आपका 5/2 इंटू वी स्क्वायर बाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 5/2 इंटू वी स्क्वायर बाई एफ, तो वी की जगह 0.70 और एफ की जगह 0.90, सीधे वैल्यू रखेंगे हम, सॉल्व हो जाएगा, आर इक्वल टू आएगा 1.51 मीटर। ठीक है, इसके बाद वेटेड पर मीटर स्टेप नंबर 4, पीडब्ल्यू का फार्मूला होता है 1.75 अंडर रूट क्यू, सॉरी 4.75, तो 4.75 एज इट इज और अंडर रूट क्यू की जगह 20, सॉल्व करने की वैल्यू आएगी 21.24। ठीक, ये हो गया आपका जो है वेटेड पेरीमीटर और आर का मान। तो इस तरह से हमने जो है वी का मान निकाल लिया, एरिया कितना है ये निकाल लिया, पीडब्ल्यू निकाल लिया और आर का मान निकाल लिया। लेकिन अभी तक जो है हमें ये नहीं पता चला कि अभिकल्पन के लिए हमें दो चीजें चाहिए, नहर के अभिकल्पन के लिए हमें जो है दो चीजें चाहिए। कौन सा? एक चौड़ाई बी का मान, ठीक है, और दूसरा क्या? डी का मान, डेप्थ। ठीक है, जो भी हम अभिकल्पन करते हैं तो उसमें डिजाइन का मतलब क्या होता है कि नहर की चौड़ाई कितनी होगी और गहराई कितनी होगी, इसको हमें डिसाइड करना है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आपको सवाल में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो हम सेक्शन कैसा मानेंगे? सेक्शन हम मान लेंगे ट्रेपोजाइडल, सेक्शन को हम ट्रेपोजाइडल मान लेते हैं। तो ट्रेपोजाइडल सेक्शन के लिए मैंने कल बताया था आपको कि अगर ट्रेपोजाइडल सेक्शन है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहें तो स्लोप जो है 1:1 मान सकते हैं या 1/2:1, लेकिन जो आपको सवाल में दिया गया है साइड स्लोप जो आपको दिया गया है वो 1/2:1 दिया गया है। तो इस जो साइड स्लोप ये आपका है, इसका जो मान है वो साइड स्लोप का ये एक रेशियो है किसके किसके बीच का? आधार और लंब का अनुपात है, यानी कि आधार और लंब किस अनुपात में बटे हुए हैं? आधा अनुपात 1। ठीक है, यानी कि अगर आपका लंब 1 होगा तो आधार कितना होगा? आधा होगा, यानी कि लंब अगर आपका d है तो आधार कितना होगा? हाफ d होगा। यानी कि अगर ये गहराई d है जिसको लंब हम कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो उसका बेस कितना होगा? हाफ होगा, अकॉर्डिंग टू द साइड स्लोप व्हिच इज टेकन फॉर द डिजाइन कंसीडरेशन। ठीक है, तो डिजाइन के लिए हमने साइड स्लोप का मान माना है यहाँ पर, तो 1/2:1 माना है। तो इस साइड स्लोप के लिए 1/2:1 अगर है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये हाफ है, यानी कि अगर ये पूरा गहराई d है तो ये कितना होगा? हाफ d होगा। ठीक है, ये ऊंचाई, ये साइड वाला जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो हाफ d होगा, तो हाफ d इधर भी है और हाफ d इधर भी है, और बीच में जो चौड़ाई है वो कितनी है? b है, तो टोटल कितना हो जाएगा? b प्लस हाफ d प्लस हाफ d, यानी कि b प्लस हाफ d मिलके 1 हो जाएगा। तो ऊपर की जो टोटल चौड़ाई होगी कितनी हो जाएगी? b प्लस हाफ d यानी कि d, तो टोटल चौड़ाई हो जाएगी आपकी b प्लस d हो जाएगी, और आधार की चौड़ाई कितनी है? b है। मैंने बताया था आपको कि जो आपका समलंबाकार के लिए जो आपका क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समांतर भुजाओं के का एवरेज, योग का एवरेज। समांतर भुजाओं का योग का एवरेज मतलब क्या हो गया आपका? यहाँ पर दो समांतर भुजाएं हैं समलंबाकार के आकार के उसमें, ठीक है, एक आपका समांतर भुजा ये हो गया ऊपर वाला, इसकी साइज है b प्लस डी, और नीचे वाला कितना है? समांतर भुजा b है, तो हम इसको आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे b प्लस डी। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर जब हम b प्लस डी करेंगे तो उसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, क्योंकि हम दोनों का एवरेज ले रहे हैं, समांतर भुजाओं के योग का एवरेज। तो समांतर भुजा एक आपका b है, दूसरा समांतर भुजा b प्लस डी है, तो दोनों का योग कर ले, b प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 होल टू द ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय क्या? मल्टीप्लाई बाय, या ऐसे मान लीजिए b प्लस, माउस से तो लिखा नहीं जा रहा है, b प्लस डी, ठीक है, b प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। अब पूरे में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे हम लोग? कैपिटल डी का, बीच की दूरी, ये फार्मूला होता है आपका। जब भी कोई समलंबाकार आकार का आकृति होता है उसका हम एरिया निकालते हैं तो होता है कि दो समांतर भुजाओं का योग का एवरेज मल्टीप्लाई बाय दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल डी हमने मान रखा है। ठीक, तो इसके द्वारा हम जो है एरिया निकाल लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आप, तो वैल्यू आपकी एरिया की कितनी आएगी? ठीक है, वैल्यू आपकी एरिया की कितनी आएगी?
तो b प्लस बी 2b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस डी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे d मल्टीप्लाई कर दोगे तो b 2b इंटू डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो b 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा b इंटू डी, ठीक है। और प्लस अलग करेंगे इसको तो डी स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है साइड स्लोप निकालना है। अब साइड स्लोप निकालने के लिए जो है आपको यहाँ पर जो ये लंबाई है, जैसे साइड स्लोप की लंबाई कितनी है इसको निकालना है, ये निकालना है आपको। और इसके लिए जो है आपको ये जो है ये डी है और ये आपका हाफ डी है, ठीक है। तो ये एक साइड का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा डी अंडर रूट 5/4, ठीक है। डी अंडर रूट 5/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 4 जो आपका बाहर आएगा तो डी बाई 2 रूट 5, जो एक साइड का जो वैल्यू आएगा इसका ये आएगा आपका अंडर रूट 5 इंटू डी बाई 2, डी बाई ठीक है। तो ये जो एक साइड की लंबाई जो आएगी वो आपकी आएगी डी बाई 2 इंटू रूट 5, तो दोनों साइड में है तो ये भी डी बाई 2 इंटू रूट 5 होगा प्लस बी, जो वेटेड पेरीमीटर कहां से कहां तक होगा मैंने बताया था आपको कि जो आपका भीगा हुआ परिमाप है, ठीक है। कौन कौन सा हिस्सा भीगेगा कैनाल का, ये पूरा, ये नीचे वाला साइड वाला, फिर ये तली भी भीगेगी प्लस ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो दोनों साइड का हमने निकाल लिया, डी बाई 2 रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस पूरे में बी कर देंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो सिंप्लीफाई करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी वेटेड पेरीमीटर की, वो एक संबंध आएगा बी और डी के अनुपात में, वो क्या होगा बी प्लस बी रूट 5 होगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। एरिया और पीडब्ल्यू हमने निकाल लिया। अब जब हम एरिया पीडब्ल्यू निकाल लिया तो यहाँ पे बी और डी का दो रिलेशन हमें मिल गया, दो समीकरण। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, हम जो है एरिया की जगह एक पहला वाला जो इक्वेशन है आपका, उस इक्वेशन के आधार पे हम यहाँ पे ए रख देंगे, इक्वेशन ये रहा आपका, ठीक है। तो सॉरी पीडब्ल्यू वाले में, तो पीडब्ल्यू आपने निकाला 21.24 निकाला है, तो पीडब्ल्यू की जगह आपने रखा है 21.4, ठीक है। प्लस इक्वल टू बी प्लस डी रूट 5 एज इट इज रख दिया, ठीक है। यहाँ पर बी आपका एक समीकरण बन जाएगा, बी इक्वल टू 21.24 अंडर रूट माइनस डी अंडर रूट 5, यहाँ पे बी निकल गया। अब जब बी निकल गया है तो बी उठाकर क्या करेंगे, हम एरिया वाले फार्मूले में रख देंगे। एरिया हमने शुरू में ही निकाला था, एरिया कितना आया था 28.6 इक्वल टू बी इंटू डी प्लस डी स्क्वायर बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी का मान उठा के रख देंगे, और जब समीकरण सॉल्व करेंगे तो हमें डी के टर्म में एक जो है आपको यहाँ पर फार्मूला जो है एक समीकरण मिलेगा, द्विघाती समीकरण जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करके जब आप सॉल्व करेंगे या कैलसी में, तो डी का मान आपका निकल के आएगा 1.54, ठीक है। जब डी निकल जाएगा तो ऊपर एक इक्वेशन में किसी रख देंगे यहाँ पे चाहे कहीं पे, तो क्या करेगा आपका जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। बी का मान भी निकल जाएगा, तो ये आपका जो बी और डी आ जाएगा, तो आपका जो है यही डिजाइन जो है बी और डी के लिए माना जाएगा। डी आपका आया 1.54, ये 2 से कम लगभग माना जाता है, और बी आपका जो आएगा उस इक्वेशन से डी के रखने पे 17.80, ठीक है। तो बी और डी जब हमारा कंफर्म हो गया तो लास्ट में आपका क्या बचता है डिजाइन में, तीसरा पॉइंट वो है आपका स्लोप, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। और लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप का मैंने फार्मूला बताया, s इक्वल टू f की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 3340 q की पावर 1/6। तो फार्मूला रखेंगे आप सीधे, q पहले से ही पता है, f पहले से ही पता है, तो 1/6554, यानी कि 6554 मीटर नहर में आगे की तरफ जाने पे, मान लीजिए एक नहर है, इसको साइड स्लोप किस तरह से, ये मान लीजिए सिंपल ग्राउंड है, ठीक है, जिसकी लंबाई है ए से लेकर बी तक 6554, तो पहले सिरा मान लो ये है तुम्हारा, और यहाँ से जब तुम आगे की तरफ 6554 मीटर ढाल दिए हो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, तो ये जो है पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट के बीच में जो गैप होगा वो 1 मीटर का होगा। कब, जब हम जो है इसका 6554 मीटर आगे तक जाएंगे, यानी कि यहाँ से चलते हुए जब यहाँ पे हम आएंगे तो 1 मीटर का ढाल होगा, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है 6554 मीटर है, ठीक है। ये आपके लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप को डिफाइन करता है।